हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। तो आगे बढ़ाते हैं इस सेशन को। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर हम लोग कर रहे थे और सबसे लास्ट टॉपिक जहां तक हम पहुंचे थे वो मैं स्क्रीन दे रहा हूं आपको। ये लीजिए, कुछ इस तरह के टॉपिक पे हम थे। ये हमारा लास्ट टॉपिक था कल की मीटिंग का। स्पेशल सीरीजेस के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था कि कुछ सीरीजेस ऐसी होती है जो एपीजीपी नहीं होती है, लेकिन उनके सीक्वेंस को जज करके हम उनका nth टर्म या एक जनरल टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। देन उसके बेस पे हम उस सीरीज का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे इस सीरीज को मैंने सॉल्व किया था, अब यहाँ पर ध्यान दें, जैसे ये दो दो टर्म के कॉम्बिनेशन की सीरीज मैंने बताई, ऐसे ही 3 टर्म के कॉम्बिनेशन की, 4 टर्म के कॉम्बिनेशन की सीरीज भी बन सकती। बट क्या है कि अगर सीरीज ज्यादा टर्म्स के कॉम्बिनेशन से बनेगी फिर उसमें पार्शियल फ्रैक्शन का मामला सामने आएगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर समझे। जब हम पार्शियल फ्रैक्शन टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, जिस दिन आप पार्शियल फ्रैक्शन को पूरा सीख लेंगे, देन आप किसी भी सीरीज को और ज्यादा क्लैरिटी के साथ सुनेंगे। तो फिलहाल स्पेशल सीरीज किनको कहा जाता है उसका एग्जांपल मैंने आपको दिया। आगे बढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे, अब हम थर्ड लेवल पे आ जाएंगे, क्योंकि हमने थ्योरी के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कंप्लीट। अब हमारे पास कंप्लीट सीक्वेंस एंड सीरीज की थ्योरी हो चुकी है, जिसमें हमने एनसीईआरटी का पूरा टॉपिक पहले क्लियर किया है और मोर फॉर कंपटीशन टॉपिक को बाद में नंबर देना। स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में न रहे, इसीलिए जो स्कूल के बच्चे हैं, जो 11th की और 12th की केवल पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए हम सबसे पहले 0 लेवल और 1 लेवल पे केवल एनसीईआरटी के चैप्टर पे डिस्कस करते हैं, उसकी थ्योरी पे डिस्कस करते हैं और अंत में उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। देन जब 0 और 1 लेवल कंप्लीट हो जाता है तो 2 लेवल पे आके हम सेम चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक ऐड ऑन करते हैं जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो हम ये सारा काम कर चुके हैं, अब हमारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड लेवल पे हमने काम पूरा कर दिया है, सारे टॉपिक बताए जाते। थर्ड लेवल पे हम रखते हैं क्विक रिवीजन को। अब ये क्विक रिवीजन में क्या क्या आप लोगों को बताना है, एक बार इस पे आइए। ये स्क्रीन आपके सामने है। थर्ड लेवल क्विक रिकैप मैंने हेडिंग डाला है। क्या मैं इस पे बताना चाहता हूँ समझिए। पूरे चैप्टर का एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ, कैसे हमने इसको पढ़ा और क्या क्या टॉपिक इसमें थे। इससे पहले कि हम मेंस के क्वेश्चन में जंप मारें या कठिन क्वेश्चन में कूदें, आप ये सारी थ्योरी एक बार समझ लें और क्वेश्चन करने से पहले इसको रिवाइज करें। ये मेरी तरफ से आपको सजेशन है, मेरी तरफ से। तो क्या क्या इस चैप्टर में हमने पढ़ा, देखिए। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज के डिफरेंस को समझा, ठीक है ना। इस चैप्टर में सबसे पहला काम ये हुआ है कि हमने इसमें सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन को जज किया। तो सबसे पहले मैं आपको एक हल्का सा रिकैप बना के दे दे रहा हूँ। हमने पढ़ा सबसे पहले सीक्वेंस को, देन हमने प्रोग्रेशन और सीक्वेंस के डिफरेंस को समझा, है ना, और सीरीज को ऐड ऑन किया। जब हम पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, कुछ नंबर्स का कलेक्शन, जिसमें नंबर्स के आने के पीछे का कॉज या तो मैथमेटिकल होता है या लॉजिकल हो, तार्किक भी हो सकता है जिसको मैथ्स में रिप्रेजेंट ना किया जा सके, और मैथमेटिकल भी हो सकता है। अगर मैथमेटिकल है तो फिर वो प्रोग्रेस है। अगर केवल तार्किक है, रीजनिंग के बेस पे जस्टिफाई किया जा रहा है, लॉजिक तो है बट मैथमेटिकली फॉर्मुलेट नहीं किया जाता, तो फिर हम उसको प्रोग्रेशन में शामिल नहीं करते, बट सीक्वेंस उसे फिर भी कहा। ठीक, सीरीज मैंने बोला था जब हम उस कॉमन नोटेशन को हटा के उन नंबर्स के बीच में किसी ऑपरेटर को लगा देते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में से किसी ऑपरेटर को चुन लेते हैं, तो फिर वो सीरीज है। तो सबसे पहले हमने सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज को समझा। देन देखिए, इस चैप्टर में हमने 3 प्रकार के प्रोग्रेशन पर डिटेल में चर्चा की। सबसे पहला प्रोग्रेशन हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे चर्चा की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का नाम पहले इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि 11th के कोर्स में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ही है, लेकिन क्योंकि हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की भी जरूरत थी, तो जब हमने मोर फॉर रिकैप पढ़ा, मोर फॉर कंपटीशन, तो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को भी उसमें इंट्रोड्यूस कराया। ये भी मैं लिख देता हूं, ये हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और एक टर्म और इसमें हमने ऐड ऑन किया जिसको हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन नाम। तो जब आप रिवीजन करते हैं आपको ये पूरा एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा। देखिए, ध्यान रखिएगा, जब आप क्वेश्चंस करने से पहले सारी थ्योरी को एक बार अच्छे से ब्रीफ कर ले तो आप ज्यादा तेजी से न्यूमेरिकल कर पाते हैं, और ऐसे सवाल जिसमें आप फंसते हैं वो कम हो जाता है, फंसना कम हो सवालों में, क्योंकि आपको सारी थ्योरी। इसलिए हिदायत दी जाती है कि पूरी पढ़ाई करने के बाद एक क्विक रिकैप होना चाहिए कि भाई चैप्टर में क्या क्या देखा, पूरे फॉर्मूलों का एक मेमोराइजेशन होना चाहिए कि भाई सारे याद कर लेता हूं सवाल करने से पहले, तो ज्यादा अच्छे से आप क्वेश्चन दें। हर क्वेश्चन को करने के लिए अगर बार बार किताब खोल के फॉर्मूला देखना पड़ेगा तो 2 बातें होंगी। एक तो देखिए, इससे क्या है ना, इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है। इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता क्योंकि आपको हर बार किताब खोलनी पड़ती है। वो बच्चे जिनको फॉर्मूले सारे याद है वो मैथ्स को ज्यादा इंटरेस्ट से कर, ठीक है ना। तो जब क्विक रिकैप करें तो क्या क्या टॉपिक होंगे मैं बता रहा हूँ। सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज के डिफरेंस को समझने के बाद आप ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को एक बार पूरी डिटेल में समझिएगा। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जब मैंने पढ़ाई तो इसमें मैंने क्या क्या टर्म इंक्लूड किए समझिए। एक तो nth टर्म की बात हमने की, nth टर्म की बात करने के बाद हमने सम की बात, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स की हमने बात, और इसकी प्रॉपर्टीज पे हमने इतने टॉपिक इसके अंदर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते समय हमने nth टर्म की बात की, सम की बात की, इनफाइनाइट टर्म का सम एपी में नहीं निकलता है आप जानते हैं, और हमने इसकी प्रॉपर्टी ये खास बातें की। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमने nth टर्म कैलकुलेट किया, क्योंकि ये एपी का ही कोरोलरी पार्ट है तो हमने केवल इसमें nth टर्म निकालना सीखा, और किसी प्रकार के ऑपरेशन इसमें लगते नहीं है। आप जानते हैं एचपी कुछ होती ही नहीं है, बस एपी के टर्म के रेसिप्रोकल से एक सीरीज हम बना देते हैं जिसको हम एचपी कहते हैं। इसके सारे कैलकुलेशन एपी पे डिपेंडेंट है, यहाँ तक कि इसका nth टर्म भी एपी का nth टर्म निकाल के पलटा के, ठीक है ना। ये टॉपिक हमने पढ़े इन तीनों में। इसके बाद हमने टर्म इंसर्शन सीखा, यानी हमने मीन निकालना सीखा। मीन में भी हमने तीनों टॉपिक पढ़े। मीन में हमने ज्योमेट्रिकल मीन निकालना सीखा, अर्थमेटिक मीन निकालना सीखा, और हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट करना सीखा। इसके अलावा हमने टर्म इंसर्शन के बारे में, टर्म इंसर्शन इसका मतलब है कि कोई दो टर्म आपको दिए हैं जैसे ए और बी, तो टर्म इंसर्शन का मतलब होता है आपको टारगेट दे दिया गया कि भैया ए और बी के बीच में आप 5 टर्म या 6 टर्म इंसर्ट करके इसे जीपी बनाइए या एपी बनाइए या एचपी बनाइए। तो टर्म इंसर्शन के टॉपिक में हमने एक सीक्वेंस के अंदर टर्म डाल के उसे एपी जीपी की शक्ल बनाने की प्रोसेस सिखाई। जैसे मैं एक बार बताता हूं, जैसे 1 और 2 है मान लीजिए दो टर्म, अगर मैं आपसे कहूं इसके बीच में 2 टर्म और पुट करके इसे एपी बना दी, तो आप इसके बीच में पुट किए हुए 2 टर्म को कैसे निकालेंगे भाई? आप ये कहेंगे कि माना इसके बीच में 2 ब्लैंक स्पेस पे आपने एक्स और वाई पुट किया, अब ये टोटल टर्म हो गए 4, चौथे नंबर पे 2 बैठा है, सबसे पहले नंबर पे 1 है, तो एपी बनाने के लिए आप एपी का कंसेप्ट यूज करेंगे nth टर्म का, है ना। तो क्या कंडीशन बनेगी, देखिए चौथा टर्म 2 है, पहला टर्म 1 है, तो 2 इक्वल टू 1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया आप लोग जानते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। फोर्थ टर्म आपका 2 है, फर्स्ट टर्म आपका 1 था, तो मैंने टी बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाया, और इसको सॉल्व करके 1 बराबर आ गया 3, यानी डी का वैल्यू आपका 1/3 आ। अब डी 1/3 है तो पता लग गया कि 1 के बाद जो अगला टर्म आएगा एक्स के प्लेस पे वो 1 होल 1/3 होना, और वाई के प्लेस पे जो आएगा वो इससे 1/3 और ज्यादा, यानी 1 होल 2/3। तो जो 2 टर्म इंसर्ट हुए वो 1 होल 1/3 और 1 होल 2/3, यानी सॉल्व करने पर ये क्या बनेंगे, देखिए एक 4/3 बनेगा और एक 5/3 बनेगा। ये 2 टर्म इंसर्ट होगी, यानी 1 और 2 को अगर एपी के रूप देना है तो इंसर्टेड टर्म 4/3 और 5/3 होंगे। अब मान लीजिए आपसे कहा कि सेम 1 और 2 के बीच में 2 टर्म डालिए और इसको जीपी बना, मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 टर्म अगर खाली 1 और 2 हैं तो ना वो एपी होते हैं, ना जीपी होते हैं, ना एचपी होते हैं, वो उनके बीच में इंसर्ट किए हुए टर्म डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा फॉर्मेट एक्सेप्ट करेंगे, है ना। अब फिर से मैंने एक्स और वाई इनके बीच में अरेंज कर दिया, टारगेट है जीपी बनाने का, तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा जीपी वाला। क्या होता है जीपी का फॉर्मूला, टी बराबर ए आर एन माइनस 1, वैल्यू पुट करते हैं। चलिए फर्स्ट टर्म की जगह 1 है, फोर्थ टर्म की जगह 2 है, तो ये बन जाएगा फोर्थ टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू आर टू द पावर 4 माइनस, यानी सॉल्व करके 2 इक्वल टू आ गया आर का क्यूब, यानी आर का वैल्यू आपका आ गया 2 होल 1/3 क्यूबिक रूट ऑफ, ये मेरा कॉमन रेशियो आ जाता है। आप जानते हैं कॉमन रेशियो आ गया तो पहले टर्म से दूसरे तक पहुंचना आसान है, तो x बराबर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो। आप जानते हैं पहला टर्म पता हो तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके दूसरा आ जाएगा, और तीसरा आ जाएगा, इसमें फिर से कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 होल 2 टू द पावर 1/3 और एक और बार 2 टू द पावर 1/3, तो एक टर्म आ गया 2 टू द पावर 1/3, और अगला टर्म क्या आ गया, देखें अगला टर्म आ गया 2 टू द पावर 2/2। तो कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए 1 और 2 के बीच में अगर आप इंसर्ट करते हैं 4/3 और 5/3, है ना, तो ये एपी बन जाएगा। लेकिन उसी 1 और 2 के बीच में अगर आप इंसर्ट करेंगे 2 टू द पावर 1/3 और 2 टू द पावर 2/3, तो भैया ये जीपी बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 टर्म कोई प्रोग्रेशन क्रिएट नहीं करते जब उनके बीच में कम से कम एक टर्म और रखा जाता है, तब तय होता है कि आप एपी जीपी एच। तो अब मैंने 1 और 2 के बीच में अगर इन दोनों को रख दिया है तो ये जीपी बन, ठीक है ना। ऐसे ही हमने एचपी बनाई थी। सेम एग्जांपल में एक बार एचपी भी समझा देता हूं भाई, जब बात चली रही तो पूरी बात कर लेते हैं। एचपी में हम सेम वही काम फिर से करेंगे। फिर से हमारे 2 टर्म है 1 और 2, हमने इनके बीच में एक्स और वाई इंसर्ट करके ये एज्यूम कर लिया कि माना ये एचपी। अब जैसा एचपी में होता है भाई, अगर ये एचपी है तो इसका बेनिफिट इस बात से है कि इसका उल्टा, यानी इनके रेसिप्रोकल कर देंगे अगर, तो ये बन जाएगी एपी, है ना। और अब अगर ये एपी है तो फिर वही कहानी, फिर से ये फोर्थ टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है,
और मेरा फॉर्मूला मेरे पास है t बराबर a प्लस n-1 यानी 4-1 इंटू डी। t का रोल प्ले करेगा 1/2। t nth टर्म होता है, यहाँ पर फोर्थ टर्म से मैं nth टर्म का रोल प्ले करा रहा हूँ। तो हाफ बराबर 1 प्लस 3d और सॉल्व करके हाफ माइनस बराबर आ गया 3d और d का वैल्यू आ गया -1/6। अब ये जो d वैल्यू आया है ये इस AP के लिए d आया है, HP के लिए कुछ नहीं आता, जो भी आता है AP के लिए। तो इस d को ऐड करके अगला टर्म क्या निकलेगा, देखिए जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, 1 में आपने d यानी -1/6 को ऐड कर दिया, तो जिसे आप अगला टर्म यानी 1/x कह रहे थे, ये देखिए पहला 1/1 था, दूसरा 1/x था ना, तो दूसरा हो गया 1 - 1/6 और सॉल्व करने पर ये आ गया 5/6। पलटा दीजिए अब आप इसको, तो x का वैल्यू 6/5 आ गया, एक अननोन पता लग गया। दूसरा जो 1/y होगा, ध्यान दीजिए जो 1/y है ये 1/1 में 2d ऐड करके आएगा, आपको पता है a प्लस d करके अगला आता है, a प्लस 2d करके सीधे तीसरा। तो अब मैं कर देता हूं a प्लस 2d माने 2 और -1/6 यानी माइनस, और 1 से 2/6 घटाएंगे तो 4/6 आ गया, ये आ गया आपका 1/y, तो y बराबर आ गया 6/। तो कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए अब वही चार टर्म क्या क्या बने, 1 की जगह 1, x हो गया 6/5, y हो गया 6/4 और लास्ट में आ गया। अब इन दोनों टर्म को अगर x और y की जगह इंसर्ट कर दें तो ये HP। तो 1 और 2 ही थे तीनों सवालों में, लेकिन आप इंसर्ट क्या कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा। तो जो HP बनेगा वो जाएगा 1 x की जगह 6/5, y की जगह 6/4, इसको 3/2 भी लिख सकते हैं, और लास्ट में यानी ये चार टर्म HP बनाएंगे। मैं लिख देता हूँ 1 6/5 3/2 और 2, ये चारों HP में। अब आप कहेंगे सर ये HP में है, ये बात HP दिखती नहीं है, HP दिखती नहीं, किसी को, मुझे भी नहीं दिखती। HP में कोई पैटर्न होता ही नहीं तो दिखेगा कैसे। अगर आपको इसकी सुंदरता देखनी तो आप इसको पलटाइए, पहले आप इसके टर्म को रेसिप्रोकल करिए, तो 1 ये बनेगा 5/6, ये 2/3 जिसको मैं 4/6 कह सकता हूँ, और लास्ट में आएगा 2 की जगह 1। अब 1/2 को अगर आप एक बार 3/6 से लिख लेंगे ना, आपको मजा आ जाए। 3/6 क्या है, तो ये मैंने क्या किया पहले मैं बता दूं, नहीं तो बच्चा सोचेगा ये पलटा के क्या क्या कर दे रहे हैं सर। 1 को 1 पलटाया, इसको 5/6, इसको 2/3, इसको 1/2, और अब आप गौर से देखें तो ये AP कैसे है, इसको देखने के लिए एक लाइन और आगे बढ़िए। 1 5/6, ये 2/3 को मैं लिख सकता हूँ 4/6 और 1/2 को मैं 3/6। अब इसके AP के दर्शन करिए आप, अब आपको ज्यादा मजा आएगा, और आनंद लेना है तो 1 को भी 6/6। अब देखिए 6/6 5/6 4/6 3/6 AP बन गई ना, तो ये HP। तो दो टर्म के बीच में इंसर्शन, इस टॉपिक पर रिवीजन में हमने इसको भी रखा है साथ में, ये सब भी हमने सीखा था जब हमने थ्योरी पढ़ी। तो जब आप रिवीजन करें तो सीक्वेंस प्रोग्रेशन से ये जानने के बाद तीनों प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज nth टर्म्स हम निकालना सीखें, देन आप मीन इंसर्शन के बारे में जाने, GM AM HM और टर्म इंसर्शन के बारे में जो मैं बता, ठीक है। अच्छा, AM GM HM के रिलेशंस पर भी जरूर काम करें, क्या रिलेशन होते हैं एक बार मैं बात करूंगा। हमने पढ़ा था कि AM जो होता है अर्थमेटिक मीन, वो ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा या बराबर, और ये हार्मोनिक मीन से बड़ा या बराबर, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। जिन टर्म्स का AM GM HM निकाला जा रहा है, अगर वो सारे टर्म एक ही हैं, 1 1 1 1 1 5 बार, तो इन पांचों का जब आप AM GM या HM निकालेंगे तो वो सेम आएगा। लेकिन अगर 5 टर्म अनइवन है, अनइक्वल है, सेम नहीं है, तो फिर उनका AM GM से बड़ा होगा, GM HM से। एक इनइक्वलिटी रिलेशन इनके बीच में ये होता है, और एक रिलेशन ये भी याद रखें कि AM अपॉन GM का वैल्यू GM अपॉन HM की वैल्यू के बराबर है ना। दो नंबर अगर X और Y हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन होता है X प्लस Y/2, इनका ज्योमेट्रिकल मीन होता है √XY, और हार्मोनिक मीन होता है 2XY अपॉन X प्लस Y। अब आप अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई करें तो ये ज्योमेट्रिकल मीन के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो ये आपका बन गया AM GM और HM की बात आ गई। X और Y दो टर्म है, और इनमें आपको तीनों वैल्यू निकालने का तरीका आना चाहिए, AM GM और HM, ठीक है। अच्छा, GM का स्क्वायर AM और HM के बराबर होता है, इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करके इन तीनों को लिख दें तो ये भी एक प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिकल, यानी दो नंबर X और Y का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन अगर निकाल लिया जाए तो इन तीनों से जो प्रोग्रेशन बनता है वो ज्योमेट्रिकल, यानी ये तीनों भी एक प्रोग्रेशन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब पढ़ने के बाद हमने सिग्मा समेशंस के बारे में पढ़ा था, तो वो सब जरूर रिकॉल कर। सिग्मा n इंटू n प्लस 1/2 है। सिग्मा n स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, सिग्मा n क्यूब के बारे में। इसके अलावा हमने डबल सिग्मा के कंसेप्ट को सीखा था, तो जो पिछले लेक्चर्स हैं उसमें ये सब बातें डिस्कस हुई हैं, तो रिवीजन में आप इन सबको, डबल सिग्मा में जब I और J डिपेंडेंट होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं उस डिफरेंस को समझ, ठीक है ना। तो ये भी जानना होगा आपको। देन हमने अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन, ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें एक सीरीज GM और एक
एक जीपी और एक एपी साथ साथ चलती हैं, तो उस पर थोड़ा सा रिवीजन करें। डिफरेंस मेथड से जो नंबर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, थोड़ा उन पे डिफरेंस मेथड को भी एक बार रिवीजन में रखें। और लास्ट में स्पेशल सीरीज को जरूर कंसिडर करें, स्पेशल सीरीज। तो इतनी बातें थी भैया जब हमने थ्योरी पढ़ी पिछली 6-7 क्लासेस में, तो इन सब बातों पर चढ़ी। ये एक क्विक रिकैप होगा। कभी भी क्वेश्चन पे जंप करते हैं तो पहले एक बार पूरी थ्योरी को रिकॉलिंग करना होगा, सब कुछ, सारे टॉपिक एक बार आपको रिमेंबर हो जाने चाहिए कि भैया ये हमने पढ़ा। तो एक बार पिछले सारे लेक्चर्स देख करके इस पूरे को क्विकली रिवाइज करें। तो क्विक रिवीजन का एक छोटा सा आउटलुक मैंने दिखा दिया है कि इन टॉपिकों पर पूरा आप काम करें। ये सभी टॉपिक मैंने लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2 में पढ़ा। पिछली 7 क्लास में इन सब पे चर्चा हुई है डिटेल में, तो इन सब को एक बार जरूर डिस्कस कर ले मेंस के क्वेश्चन स्टार्ट करने से। ठीक, चलिए, ये हमारा लेवल 3 था, जिसमें मैं एक क्विक रिकैप बताता हूँ 5-10 मिनट का, जिससे आपको आइडिया आ जाए कि हमको क्या क्या पढ़ना है और कैसे। ठीक है ना। आगे बढ़िए, लेवल 4 पे आ रहे हैं हम लोग। लेवल 4 पे हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं एक फॉर्मूला मैप। इस फॉर्मूले मैप को बाद में मैं आपको टेलीग्राम पे भेज भी देता हूँ। आगे चल के मैं इसको यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाउनलोड, मतलब एक पिक्चर के रूप में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। ये फॉर्मूला मैप इस चैप्टर से रिलेटेड सारे फॉर्मूलों का कलेक्शन, ये आपके सामने स्क्रीन पे देखें। 4th लेवल में हम हमेशा फॉर्मूला मैप पे चर्चा करते हैं। 32 चैप्टर में मैंने पूरे सिलेबस को बांटा, यानी 32 फॉर्मूला मैप मैं आपको दूंगा। तो यकीन मानिए सारे फॉर्मूले कवर कर दूंगा। 32 पन्ने आपको देखने पड़ेंगे, उसमें सब कुछ कवर। ठीक है ना। चलिए, तो 4th लेवल पे फॉर्मूला मैप पे डिस्कस करते हैं। एक बार मैं ये पूरा आपके सामने स्क्रीन पे देता हूँ। ये ली, कुछ इतना बड़ा मैप है, ये एक पेज है बस ये। तो इसकी पिक्चर लेके मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दूंगा। टेलीग्राम पे तो मैं खैर पूरा जितना पढ़ा है पूरा नोट्स ही डाल देता हूँ, तो वहां से आपको वो मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का एड्रेस आपको हमारे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, किसी भी लाइव क्लास के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ये देखिए, इसका फॉर्मूला मैप है। इस फॉर्मूला मैप में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे फॉर्मूले, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के सारे फॉर्मूले हैं। इसके अलावा एएम, जीएम, एचएम रिलेशंस पर पूरी डिटेल है। सिग्मा समेशन के जितने फॉर्मूले हैं सब, तो ऑलमोस्ट जितने पॉसिबल केस हो सकते हैं वो सब इस फॉर्मूले हैं। यानी इस चैप्टर को तैयार करते समय आपको इतने फॉर्मूलों की नॉलेज, ये फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस पे जंप मार सकते। एक बार मैं इसको थोड़ा लार्ज में आपको दिखा दूं, फिर आप रटने का काम खोल, इनको याद जरूर करें। सबसे पहले मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिखा है कॉर्नर पर, रेड पेन से आप देख रहे होंगे। ये सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, देन ब्लू से ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए कुछ केस नहीं लिखा है फॉर्मूले में, आप समझते हैं, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक इंडिपेंडेंट प्रोग्रेशन नहीं है ना। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक इंडिपेंडेंट प्रोग्रेशन नहीं है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे डिपेंड है। ठीक है, तो इसीलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा हो गया ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर देखें, ये है एएम, जीएम, एचएम रिलेशन फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। x प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर होगा रूट एक्स वाई से, और ये ग्रेटर होगा 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये रिजल्ट जरूर याद। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस इस चैप्टर में भी होंगे और कई अदर चैप्टर्स में। आगे चल के जब मैं कैलकुलस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा, वहां आप देखेंगे मैं इस रिजल्ट को बहुत यूज करूँ। एक बात बिल्कुल याद रखिए, जब मैं आपको कोई क्वेश्चन करके बताऊंगा तो मैं अपने दिए हुए फॉर्मूले की लिस्ट से 1 इंच बाहर नहीं जाऊँ, उन्हीं फॉर्मूलों को अप्लाई करके सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व करूंगा। इसीलिए आप ये समझें कि जो लिस्ट आपको दे रहा हूं इसमें कंप्लीट मैथमेटिक्स, ये फॉर्मूला मैप याद करके आप कंप्लीट मैथमेटिक्स को कवर अप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये रिजल्ट भी याद करें, x प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर है रूट एक्स वाई से, और ये ग्रेटर है 2x वाई अपॉन एक्स। इनका रिलेशन भी लिखा हुआ है। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रिलेशन का मतलब है कि एम बड़ा है जीएम से और जीएम बड़ा है एचएम से। ये बात केवल 2 वैल्यू कंसिडर करके, यानी 2 रियल नंबर के बीच में ट्रू नहीं है। आप ऐसा ना समझे कि बस x और y अगर होंगे तभी ये रिजल्ट ट्रू है। ये एक एक्सटेंडेड रिजल्ट, इसको आप n नंबर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरी लेक्चर्स में इस सब पे भी डिटेल चर्चा, वहां से और डिटेल में इसको सीख। ठीक है ना। ये रिलेशन n नंबर्स के बीच में भी एप्लीकेबल। ठीक, इसके अलावा सिग्मा समेशन के सारे फॉर्मूले आपके लिए यहाँ लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन में जाने से पहले आप इनको जरूर एक बार करके देखें, अच्छे से इनको बनाएं, तब आप क्वेश्चन को ज्यादा इजीली कर। ठीक है ना। चलिए, तो चौथे लेवल में हम फॉर्मूला मैप पे हमेशा चर्चा करते हैं। तो चौथा और तीसरा लेवल हमारा छोटा होता है, सारा काम 0, 1, 2 में हो जाता है। थर्ड लेवल पे आके बस हम देखते हैं, समराइज करते हैं कि क्या क्या है इस चैप्टर। ठीक है ना। 4th लेवल में ये फॉर्मूला मैप, इसको आप लोगों को याद करना है। ये मैंने अपनी मेहनत करके बना दिया, अब रटने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक, चौथे लेवल पे ये फॉर्मूला मैप कंप्लीट हुआ। 5वें लेवल पे आइए। 5th लेवल पे हमारा काम होता है एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। तो अपने 5वें लेवल पे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस पूरे करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग जाएंगे मेंस पे। तो चलिए आज ही काम शुरू कर देते हैं एग्जाम्पलर पे। ये आपकी एग्जाम्पलर की बुक आपकी स्क्रीन पे, क्योंकि ये एग्जाम्पलर की बुक में 9th लेसन है। एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न के हिसाब से बच्चों ये 8वां लेसन है, लेकिन एग्जाम्पलर में ये 9th। तो ये 9.3 एक्सरसाइज है जिसमें सवाल दिए हैं सारे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो 1 बाय 1 मैं इनको सॉल्व करूंगा।
एक बार देखें। राघव भाई आप क्या कह रहे हैं, एक मार्क देख ले, 70-80 नंबर आ रहे हैं और 65, बट मैथ्स में 25-40 ही आते हैं, 20-30 नंबर इंक्रीज करना चाहता हूँ मैं, क्या? राघव जी प्रैक्टिस करके ही इंक्रीज होंगे, है ना, प्रैक्टिस करके ही इंक्रीज होंगे। आपने पूरा मैथमेटिक्स कवर अप तो किया है ना, कम सारे टॉपिक किए हैं आपने मैथमेटिक्स के, आप बिल्कुल इंस्टेंटली आंसर दीजिए मुझे अगर आप सुन पा रहे हैं तो। फिर मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करने पे, अभी मैं 1 मिनट के लिए रुका हूं बीच में, बताएं आपने सारे चैप्टर प्रिपेयर किए हैं, कंप्लीट चैप्टर आपने प्रिपेयर किए हैं, सारे चैप्टर किए हैं आपने मैथमेटिक्स किए हैं, तो एक काम करिएगा आप, देखिए अब कितने दिन पहले आप ये पूछ रहे हैं, बहुत कम डेज है, ठीक है ना। तो एक लिस्ट मैंने अभी अपलोड की है, आई थिंक टेलीग्राम में भी अपलोड की है, टेलीग्राम में अपलोड की है मैंने वो लिस्ट। उस लिस्ट में मैंने टॉपिकों को, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे उसके बेस पर डिवाइड किया है, ठीक है ना। तो अगर सारे टॉपिक तैयार किए तो उन टॉपिकों से रिवीजन स्टार्ट करो जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब लास्ट मोमेंट पे तो यही कर सकते हो ना, मतलब करना आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही, ठीक है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना मुझसे बन पा रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मेरे साथ भी कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बाद में जब मैं क्लास पूरी कर देता हूँ फिर आप जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं फिलहाल उनको करिए। मैं ये असल में अप्रैल के टारगेट को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि 32 चैप्टर में पूरा मैंने 11th-12th का मैथमेटिक्स बांटा, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा मुझे पता था, लेकिन फिर भी मैंने 5-6 लेसन कर दिए हैं फर्स्ट राउंड से पहले भी। अप्रैल आने तक में ये पूरा मैथमेटिक्स, उस राउंड के बाद तो बच्चा पूरा फुल डिटेल यहाँ देख पाए। अगर वो ये पूरा ही रिवाइज कर लेगा एक बार तो उसको काफी मदद मिल जाएगी, है ना। अभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको पहले रखें और जिनसे सिंगल क्वेश्चन आते हैं उनको बाद में रखें। ये मैं तब बोल रहा हूँ जब आपने पूरे टॉपिक तैयार, अगर कुछ टॉपिक छोड़े हैं तो फिर उनको अभी रिवाइज करने का समय भी, प्रैक्टिस करने के अलावा और कोई चो, है ना, प्रैक्टिस करने के अलावा और क्या कर सकते हैं बताइए, बस प्रैक्टिस ही करना सबसे बेस्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए तो अभी फिलहाल कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हम लोग कर ही रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ फिलहाल, ताकि कल से फिर हम मेंस की सीट में जा सकें इस चैप्टर। 9.3 देखिए एक्सरसाइज आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, ये हिंट के साथ दिया इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया, क्योंकि सारे तो मैं भी नहीं करा पाऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन पिक किए उनको करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को मैंने टिक किया, इसको देखें। अ मैन सेव्ड ₹66,000 इन 20 years। ये एग्जाम्पलर की बुक अभी मैं सॉल्व करा रहा हूँ। एक्चुअल में ये जो पूरा सिलेबस हमने डिजाइन किया है, जो अभी शुरू किया है मैंने नवंबर के आसपास से, तो इसमें हमने टारगेट किया 11th-12th के बच्चों को भी और साथ में कॉम्पिटेटिव, ठीक है ना, कॉम्पिटेटिव को भी तो हम लेवलिंग करके बांट दिया है पूरे सिलेबस को। तो एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी ये सब कराने का पर्पज है कि 11th-12th के बच्चे भी बेनिफिटेड हो इससे। और इसके बाद अब छठे लेवल पे, ये 5वां लेवल चल रहा है, छठे लेवल पे मेंस के क्वेश्चन आएंगे, और जब मेंस का एग्जाम अप्रैल वाला निपट जाएगा उसके बाद ये सारे जो 32 चैप्टर है इनमें एक फाइल और जुड़ेगी, एडवांस्ड आईआईटी के क्वेश्चन, जो पिछले सालों में पूछे गए सवाल होंगे इस साल उस पर चल सकते। पिछले साल भी मैंने कोर्स निकाला था 50 दिन का, लेकिन उसमें भी जो क्वेश्चन कराता था वो मेरे अपने चॉइस के क्वेश्चन होते थे। अब इस बार मेरा प्लान है मैं जितने सवाल आईआईटी ने पूछे हैं उनमें से क्वेश्चन पिक करके भी कुछ जो मुझे लगेगा कि ये कराना चाहिए उस पर। बाकी ये सीट में आपको भेजता हूँ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को इजी कर, क्योंकि बच्चा कई बार चैटिंग में पूछता सर कहाँ भेजूं क्वेश्चन, तो ये सीट जो मैं भेज रहा हूँ इसमें मेंस के पिछले कई सालों के, मतलब 30-40 साल जब से मेंस हो रहा है, या AIEEE के नाम से होता था, जिस नाम से भी होता था, ये वो सारे सवालों का कलेक्शन है जो मैं लेवल 6 पे कराता हूँ। तो वो सीट में कराते ही आपको भेज, उसके सारे क्वेश्चन तो मैं करा नहीं पाता हूँ क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज में ही 200-250, तो कुछ 40-50 मैंने कराए, बाकी जो बचते हैं उसको आप करिए। नहीं आता है कोई सवाल करते तो आप बस उस क्वेश्चन का नंबर मुझे भेज सकते हैं। कम्युनिकेशन कितना आसान हो गया, वही सीट मेरे हाथ में वही आपके हाथ में, आपने बस नंबर भेज दिया, मेरे तक बात पहुंच। तो पूरे क्वेश्चन को लिख के भेजना डिफिकल्ट हो सकता है, एक नंबर को भेजना थोड़ी डिफिकल्ट। तो वो प्रोसेस को इस तरह से बनाया हुआ है कि आप कुछ भी पूछ सकें। बाकी फिर लेवल 7 एडवांस के क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद फिर मेरा प्लान है कि एक लेवल 8 बनाएंगे जिसमें मैं अपने हिसाब से दूंगा, और बाउंसर प्रॉब्लम्स जो एडवांस से भी ऊपर लेवल पर चली जाती हैं, जैसा मैंने पिछले साल कराते वक्त किया था, वो सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम वो एडवांस लेवल के भी ऊपर थे कभी कभी, है ना, मैंने थोड़ा ओलंपियाड को हल्का सा छूते हुए सब। तो लेवल 8 में और लेवल 9 में हम इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। चलिए अभी फिलहाल एग्जाम्पलर कर लेते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों, स्कूल के बच्चों को भी देखना होता है। तो 9.3 एक्सरसाइज एग्जाम्पलर की पहला क्वेश्चन आप करेंगे। दूसरा, अ मैन सेव्ड ₹66,000 इन 20 years। इन ईच सक्सेडिंग ईयर आफ्टर द फर्स्ट ईयर ही सेव्ड 200 मोर देन व्हाट ही सेव्ड इन द प्रीवियस ईयर। हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट। हर साल वो पिछले साल से 200 रुपीज ज्यादा सेव करता है, टोटल उसने 66,000 सेव किए हैं 20 ईयर, है ना। तो कहता हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट ईयर। कैसे करेंगे एक बार समझिए।
सेकंड क्वेश्चन है एग्जाम्पलर, तो मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान देते रहे। सेकंड क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देख लें। हमको बताना है फर्स्ट ईयर में उसने कितना सेव किया, तो लेट द अमाउंट सेव्ड इन फर्स्ट ईयर, लेट द अमाउंट सेव्ड इन फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू ए रुपीज। कैसे, फर्स्ट टर्म को हम ए ही मानते हैं, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा वो आपको पता है, क्योंकि हर साल वो 200 रुपए बढ़ा के सेव कर रहा है। तो जो कॉमन डिफरेंस हो गया वो हम तय नहीं करेंगे, वो तो ऑलरेडी गिवन है 200 रुपीज। अब मान लीजिए फर्स्ट ईयर में उसने सेव किया ए रुपीज, 200 रुपीज हर साल उसका बढ़ रहा है, तो वो डी हो गया। और टोटल उसने इन 20 ईयर टोटल सेविंग, इन 20 ईयर्स उसकी टोटल सेविंग है, टोटल सेविंग इक्वल टू 66,000 है भैया, इतना सेव कर लिया उसने 20 साल में। तो अब अगर एपी के समेशन के कंसेप्ट को यूज करूं तो सम ऑफ n टर्म्स बराबर होता है n/2 इंटू 2 फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। और अब वैल्यू लगाने की बारी आई, तो 66,000 इक्वल टू n/2, टोटल टर्म है, नहीं टोटल ईयर है 20/2, 2 इंटू ए कैलकुलेट करना है, n-1 19 हो गया क्योंकि 20-1, और डी का वैल्यू है 200। अब आप समझ सकते हैं कि बड़े आराम से 2 से ये 10 टाइम्स कैंसिल करके, 0 से 0 कैंसिल करके 6600 इक्वल टू 2a प्लस 3800, और उसके बाद बड़े आराम से आप ए को कैलकुलेट कर। तो यहीं पर छोड़ रहा हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि पूरी उम्मीद है कि आप इसको पूरा कर, ठीक है ना। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पलर में से हमने पिक किया है। आगे बढ़िए, थर्ड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा, सिमिलर है सेकंड की तरह। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इफ पीएथ क्यूथ टर्म ऑफ अ जीपीआर क्यू एंड पी, अच्छा उल्टा है, पीएथ टर्म क्यू है, क्यूथ टर्म पी है, then so that its p plus qth term is qp upon pq whole power 1 upon p। ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए। फोर्थ क्वेश्चन, एक बार इस पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे जो कंडीशन दी है एक बार उसको नोटबुक पे ला रहा हूँ, ध्यान दीजिए। pth टर्म ऑफ जीपी इज q एंड qth टर्म ऑफ जीपी, एक बार फिर लिख देता हूँ ठीक से, pth टर्म ऑफ जीपी इज Q एंड qth टर्म इज P। अब इन दोनों से दो कंडीशन तो भैया बन जाएंगे। अगर pth टर्म किसी जीपी का Q है तो आप जानते हैं क्या इक्वेशन बननी चाहिए, ये बन जाएगी AR⁻P-1 इक्वल टू Q। फॉर्मूला आप लोगों को सब याद हो चुके हैं, मैं ये मान के, और AR⁻Q-1 इक्वल, है ना। ये सब देखिए फॉर्मूले आपको रटने पड़ेंगे। जो लोग फॉर्मूला पूरा करने के बाद मैथमेटिक्स को लगाते हैं वो मैथ्स में मेरे नंबर कितने आए ये सब तो बाद की बात है भैया, पहले मैथ्स को सीखो, मैथ्स सीखने की। मैं बार बार बच्चों से ये बोलता हूँ, किसी एग्जाम को पास करने के लिए आप मैथ्स सीखेंगे ना तो एक बोझ की तरह मैथ्स को पढ़ेंगे, लेकिन जब आप मैथ्स को मैथ्स सीखने के उद्देश्य से सीखते हैं तो आप एक हॉबी के रूप में उसको सीखते हैं, और फिर एग्जाम के दायरे खत्म। उन लोगों का पेपर हमेशा अच्छा जाएगा जो एग्जाम की सोच को खत्म करने के बाद है, जिनके दिमाग में एक पल के लिए भी नहीं आ रहा कि मैं किसी परीक्षा की तैयारी के बोझ से पढ़ाई कर रहा हूँ, वो लोग ज्यादा अच्छा पेपर करते हैं। ये मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस। जिनको बर्डन है एग्जाम का, जो बस दिन रात एग्जाम के बारे में ही सोच रहे हैं, वो ना अच्छा सीख पा रहे हैं ना फिर पेपर, ठीक है ना, क्योंकि दिमाग उससे फ्रस्ट्रेशन। मैथ्स को बस इसलिए सीखिए ना क्योंकि आपको मैथ्स सीखनी, आप जानना चाहते हैं मैथमेटिक्स को, इसलिए आप गौर करें 32 चैप्टर में डिवाइड करते वक्त मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि कौन सा टॉपिक अब मेंस में है कौन सा नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन तो कभी टॉपिक रहा ही नहीं है, लेकिन अभी आपने देखा ना पार्शियल फ्रैक्शन की महिमा, बिना उसके हाथ नहीं चला सकते आप। तो मेरी नजरों में पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर को सिलेबस से हटाना ही एक गलत चरण है। क्यों हटाया जा रहा है पार्शियल फ्रैक्शन को सिलेबस से? लॉग को आप सिलेबस से हटा देंगे तो क्या किसी टॉपिक के अंदर लॉग के सवाल बनने बंद हो जाएंगे? तो कुछ टॉपिक जो है बेसिक है उनको सिलेबस से हट के आप सोच ही नहीं सकते, ठीक है ना। इसलिए हम पूरी मैथमेटिक्स करने पे विश्वास रखते हैं भाई। आज भी मैंने डिवीजन में 32 चैप्टर बनाए हैं, सब पे बात करेंगे। जिनका वेटेज ज्यादा उन पे ज्यादा बात करेंगे, जिनका वेटेज कम है उनके केवल इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पॉइंट्स पे बात करेंगे। आप ये बात समझें कि हमको कभी कभी क्वेश्चन करने के बीच में 9th में पढ़ाए हुए थ्योरम की भी जरूरत पड़ती है। कल जब मैं AMGM रिलेशन के बारे में आपको समझा रहा था, एक सर्किल कंसेप्ट, तो वहां पर मैंने 9th क्लास के थ्योरम को यूज किया कि एक आर्क के द्वारा सर्किल पे बनने वाले सभी एंगल सर्कमफ्रेंस पे सेम होते। तो 9th का फॉर्मूला भी कभी कभी कोर्स करते वक्त काम आ जाता है। तो सिलेबस में बांध करके अपने आप को हम नहीं रह सकते ना, कभी कभी आउट लिमिट जाके ही काम करना पड़ जाता है। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है एक बार और देख लीजिए एग्जाम्पलर में, मैं फिर उसके बाद सॉल्व करता हूं इसे। pth टर्म और qth टर्म q और p हैं। शो करना है कि p प्लस qth टर्म जो है वो इतना है, qp pq अपॉन 1 माइनस p माइनस q 1 अपॉन p। तो जो गिवन कंडीशन है बस उस पर ध्यान दीजिए। शो जो करना है वो तो शो हो ही जाएगा, उसको तो छोड़िए, वो तो बाद के लिए। पहले सवाल में बोलता है pth एंड qth टर्म ऑफ अ GPR q एंड p रिस्पेक्टिवली so that its p plus qth term is p plus qth term निकालना है। बस हम ये पता करके यहाँ वापस आ गए। अब देखिए pth टर्म gp का q है, आपने इक्वेशन बना दी भाई, ये बना सकते हैं, फॉर्मूला है। qth टर्म p है तो ar की पावर q माइनस 1 p हो गया।
और आपको निकालना कौन सा टर्म है, आपका टारगेट है p प्लस क्यूथ टर्म। p प्लस क्यूथ टर्म आपका टारगेट है। मैं इसको क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ये निकालने के लिए आप कैलकुलेशन। अब क्या करना चाहिए जरा गौर करिए। देखिए सिंपल सा सवाल है वैसे तो, क्योंकि p प्लस क्यूथ टर्म निकालने के लिए आपको a और r की जरूरत है। सिंपल सा क्वेश्चन, आपको दो कंडीशन दिए, इनसे a और r निकालने में आपको मदद मिल जाएगी। जब a और r की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी तो आप p प्लस क्यूथ टर्म को भी निकाल। अच्छा, कुछ और बीच में हो सकता तो वो भी देख लेते हैं। pth टर्म gp का q है, इससे मुझे ये इक्वेशन मिली। क्यूथ टर्म gp का p है, उससे मुझे ये इक्वेशन मिली। p प्लस क्यूथ टर्म मुझे कैलकुलेट करना है ना। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो ये कैसा बन जाएगा। देखिए ये ऊपर वाला बन जाएगा a r टू द पावर p माइनस 1 और a r टू द पावर q माइनस 1 में a कैंसिल होके मुझे r। आप क्लियर समझ रहे होंगे कि r निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। और फिर r निकलने के बाद a तो समझो निकल ही जाएगा, है ना। एक बात और हो सकती है कि ये a r टू द पावर p माइनस 1 जो टर्म है, ये सम के फॉर्मेट में डायरेक्ट भी कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन उस कन्वर्जन में भी हमको मेहनत ही लगनी है। तो चलिए पहला जो तरीका हमने सोचा है उसी से आगे बढ़ते हैं। अगर मैं वन इक्वेशन को डिवाइड कर दूं टू इक्वेशन से, तो ये बन जाएगा r टू द पावर p माइनस क्यू बने। मैं p प्लस क्यू लिख रहा हूं, आप समझ गए होंगे p माइनस क्यू बनना चाहिए इक्वल टू p अपॉन क्यू। मैंने क्या किया एक बार बता दूं, जब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया गया होगा तो a से कट गया होगा, -1 पावर भी कैंसिल हो गई होंगी और q पावर p पावर से माइनस, समझ रहे हैं ना। यहीं पर समझ लीजिए, वो मैंने डायरेक्ट यहां पर लिख दिया। इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो r टू द पावर p माइनस क्यू बराबर p बाय क्यू आ गया और अब इससे r का वैल्यू निकले आराम से। r का वैल्यू क्या निकल जाएगा, देखिए ये हो जाएगा p अपॉन क्यू टू द पावर 1 अपॉन p माइनस क्यू। आर निकल गया हमारा। आर निकालने के बाद ए कैसे निकालेंगे, वो ए कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई। तो ए कैलकुलेट करने के लिए क्या करिए, आर का जो वैल्यू है यहाँ पर रख। आर का वैल्यू अगर आप फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो आपको ए पता है ना। तो ए पता लगा लेते हैं एक बार, रुकिए। मैं ये आर की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख दे रहा हूँ, ऑन पुटिंग आर इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, देखिए ए पी अपॉन क्यू पावर ऑलरेडी इसका इंतजार कर रही है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। पहले मैंने कुछ नहीं किया, आप गौर करें, ये मैंने अप्लाई कर दिया वैल्यू को। देखिए गौर से, ये मैंने p अपॉन क्यू की पावर 1 अपॉन p माइनस क्यू इस टर्म को r की जगह अप्लाई कर दिया, और जो p माइनस 1 पावर थी वो पहले से थी, वो इसके ऊपर न्यूमरेटर पे आ गई। अब ये बन गया a p अपॉन क्यू टू द पावर p माइनस 1 अपॉन p माइनस क्यू इक्वल टू q, और इसे सॉल्व करके a का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए q, और ये पावर उस तरफ जाके आप समझ सकते हैं माइनस में आ जाएगी। तो मैं इसको उस तरफ लिख देता हूँ, p अपॉन क्यू टू द पावर 1 माइनस p अपॉन p माइनस क्यू। अब एक बार आपको देखना पड़ेगा, यहाँ भी मुझे p माइनस क्यू की ही जरूरत थी, ठीक। ये टर्म वहां जाके p माइनस 1 से 1 माइनस p क्यों बना, एक बार इसको समझें आराम से। पहले ये जो टर्म है बच्चों, जब ये q के डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये सेम ऐसे ही जाएगा, लेकिन जब न्यूमरेटर में आएगा तो इसका साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी वजह से ये p माइनस 1 से 1 माइनस p बन गया, ऐसे समझ। अब a भी आपको पता लग गया, r भी आपको पता, और हम जानते हैं कि जो p प्लस क्यू टर्म है उसका फॉर्मूला होगा tp प्लस क्यू बराबर a r टू द पावर p प्लस क्यू माइनस 1। अब बस सब वैल्यू मुझे रखने दीजिए, फिर हम स्केल को अंजाम तक पहुंचाते हैं। a का वैल्यू है q p अपॉन क्यू टू द पावर 1 माइनस p अपॉन p माइनस q, और r का वैल्यू आपके बगल में है p अपॉन क्यू टू द पावर 1 अपॉन p माइनस q, और इस 1 अपॉन p माइनस क्यू को जब p प्लस क्यू माइनस 1 मिलेगा तो ये बन जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन p माइनस, कुछ ऐसा, ठीक है ना। ये आपका TPQ का वैल्यू आ गया है, ये वही टर्म है जिसको कैलकुलेट करना था। अब एक बार एग्जांपल में जाके देख लीजिए कि किस फॉर्मेट में लाना है। ये QPPQ अपॉन, ठीक है। अब लाते हैं, देखिए ये बन गया इतना। अब एक काम करते हैं, इसके टर्म को जमाने की कोशिश करते हैं, क्या क्या जमेगा। देखिए ये दोनों बेस सेम है तो इनकी पावर को पहले आपस में कंबाइन कर देते हैं, आप समझ सकते हैं पावर ऐड हो जाएंगी। Q को बाद में देख लेंगे जो बाहर है। फिलहाल ये बन गया QP अपॉन क्यू की पावर 1 माइनस P प्लस Q माइनस 1 अपॉन p माइनस क्यू। मैंने क्या किया, गौर कीजिए, मैंने इन दोनों पावर को ऐड। अब इन पावर को ऐड करने के बाद 1 से 1 कट गया, p से p कट गया, और ये बन गया q इंटू p अपॉन क्यू टू द पावर q अपॉन p माइनस, कुछ ऐसा फॉर्मेट बन, ऐसा फॉर्मेट आ गया है। अब ये q को भी मैं अंदर, गौर करिएगा, ये q जो बाहर है अगर मैं इसको भी इसके अंदर लाऊं, या मैं ऐसे, देखिए एक लाइन आपको और लिख के दिखाता हूँ। इस q को मैं लिख दे रहा हूँ q टू द पावर p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। मैं किसी के ऊपर भी p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू लिख सकता हूँ क्योंकि वो 1 है, और बगल में कौन है, देखिए बगल में है p अपॉन क्यू की पावर q अपॉन p माइनस क्यू। तो एक काम करिए, p की पावर q और q की पावर q दोनों को अलग अलग कर दीजिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मैं p और q को अलग कर, तो p की पावर q अपॉन p माइनस क्यू को अलग कर दीजिए, q की पावर p अपॉन p माइनस क्यू को अलग कर दीजिए। मैंने इन दोनों पावर्स को अलग, ये
क्यू अपॉन है। अब देखिए मैंने क्या क्या किया, ये जो बाहर क्यू लिखा था बच्चों इसको मैंने ऐसे लिख दिया, बातें की है क्योंकि ये 1 है, p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू 1, ये बन गया p की पावर q अपॉन p माइनस क्यू, और ये बन गया q की पावर q अपॉन, 3 टुकड़ों में बांट दिया। अब ये q और q एक से है, मैं इनको मिला, इतना ही काम मुझे करना है। इसके बाद ये आंसर अपने आप बन जाएगा, जिस फॉर्मेट में ये चाहते हैं उस फॉर्मेट में लाना है, इसीलिए मैं इतना सॉल्व कर रहा हूँ इसको। अब ये q के दोनों टर्म जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा देखो, और q कहाँ चाहिए आपको, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? न्यूमरेटर, तो q की पावर p माइनस क्यू प्लस q अपॉन p माइनस, ये मैंने क्या किया गौर करें, p q की पावर p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, और ये q अपॉन p माइनस क्यू है। ठीक है, इसको जमा लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। ये हो गया q की पावर p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, और p अपॉन q की पावर में क्या बचा, देखिए ये बचा q अपॉन p माइनस क्यू। अब एक टर्म ये है q का और एक टर्म ये, ठीक है ना, और p की पावर क्या आई है, q अपॉन p माइनस क्यू। एक बार देखें, p की पावर q अपॉन p माइनस क्यू डिनोमिनेटर पे आना था, लेकिन ये न्यूमरेटर पे क्यों आया, ये p बाय q है, कहीं पर मुझे लगता है कि मिस्टेक हमने कर दी। एक बार शुरू से मिला लेते हैं, कहीं पर कोई कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो तो पकड़ में आ जाएगा। pth टर्म जो था वो q था, तो ar की पावर p माइनस 1 q बना, परफॉर्म है, पूरा क्लियर है ना। qth टर्म p है तो ar की पावर q माइनस 1 p हो गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड किया, तो a से a कैंसिल, r टू द पावर p माइनस q, q बाय, अच्छा ये q बाय p था, ये p बाय q लिखा है हमने, यहाँ से ये एक एरर हो रही है, इसको रिफाइन करना जरूरी है भाई। वही मैं सोच भी रहा था कि ये ऐसा मिस्टेक जो हो रहा है किस वजह से हो रहा है, तो इसको सुधारने का एक अच्छा तरीका ये है, ऐसा नहीं करते हैं, देखिए दूसरा प्लान लगाते हैं ताकि इतना दोबारा ना करना पड़े। हम ये मान लेते हैं कि हमने दूसरी इक्वेशन को पहले से डिवाइड, ठीक है ना, तो उससे ये p बाय q ही बन जाएगा। मैं ये बदल देता हूँ, इसको बदलना ज्यादा कंफर्टेबल, इसको बदल के लिख देता हूँ कि मैंने सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया है, ठीक है। और अब ऐसा करने से क्या होगा जानते हैं, बस इसको मुझे q माइनस पी, यानी जितने भी p माइनस क्यू लिखे हैं मैंने वो q माइनस पी, ठीक, ये थोड़ा कम मेहनत लगेगी ऐसा, इसको मैं q माइनस पी, ठीक है ना भाई। मुझे लग रहा था क्योंकि लास्ट एक्सप्रेशन जब जमा तो उससे मैं सेटिस्फाई नहीं था, वो कुछ अजीब सा लग रहा था मुझे, तो इसको मैं कर देता हूँ q माइनस पी। बस एक सेकंड मुझे दीजिए, ये q माइनस पी बन गया, क्योंकि अब पलट के डिवाइड होगा ना, p ऊपर आएगा q नीचे आएगा, तो फिर q माइनस पी बनना चाहिए इसको। अब r की ये वैल्यू p अपॉन q की पावर 1 अपॉन q माइनस पी लगाई भैया मैंने, तो ये बन गया a r की पावर इतना बराबर q, और a का वैल्यू आ गया q इंटू p बाय q की पावर p माइनस 1 को 1 माइनस p किया। मैं वही काम करते रहता हूँ, हर जगह q माइनस p कर देता हूँ। और अब देखिए ये a का वैल्यू भी है, r का भी है, p प्लस q निकला, a r की पावर p प्लस q माइनस 1, तो a का वैल्यू हमने लगाया q p बाय q की पावर 1 माइनस p अपॉन, इसको करो भैया q माइनस p, और बगल में r की जगह इसको भी करना पड़ेगा p अपॉन q की पावर, इसको भी माइनस p। बस एक सेकंड आप मुझे दीजिए, ये जितने भी p माइनस क्यू लिखे हैं सब q माइनस p होने चाहिए थे, क्योंकि शुरू में डिवाइड जो किया मैंने उसमें 2 डिवाइडेड बाय 1 होना चाहिए था ना, तो q, और ये बन गया p बाय q की पावर 1 माइनस p प्लस q माइनस 1 अपॉन q माइनस p। यहाँ भी कोई खास चेंज नहीं आया, बस इसको बदलने मात्र से काम चल गया। ऐसा करने की वजह ये ना, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा नहीं बदलनी पड़ेगी, हर जगह बस p माइनस क्यू को q माइनस p कर देते हैं, तो उससे हम कैलकुलेशन को दोबारा करने से बच जाते, नहीं तो फिर मुझे पूरा काट के नए सिरे से करना पड़ता। तो यहाँ पर अब ये बन गया है q अपॉन p माइनस क्यू की जगह ये q माइनस, इतना चेंज आ गया, और अब ये हो गया q की पावर q माइनस p अपॉन q एस अपॉन q माइनस p, और बगल में है p टू द पावर q अपॉन q माइनस p, और डिनोमिनेटर पे जो टर्म है वो भी होगा q अपॉन q माइनस p। अब देखिए इसको, ये ऐसा बना, और अब अगली लाइन में मैं q को q से कंबाइन करता हूँ, दो टर्म q के हैं, तो बेस सेम होने पर अगर डिवाइड हो रहा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जानी चाहिए, तो पावर को सब्ट्रैक्ट करने पर ये बन जाएगा बच्चों q की पावर q माइनस p माइनस q अपॉन q माइनस p, और बगल में है p की पावर q अपॉन q माइनस, यहाँ q से q कट गया, तो देखिए अंतिम लाइन q की पावर माइनस p अपॉन q माइनस p, और p की पावर q अपॉन q माइनस। अच्छा सवाल है, लंबा चौड़ा सवाल है। अब देखिए ये वाला जो पहला टर्म है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि एग्जाम्पलर में हमसे जिस फॉर्मेट को बनाने को बोला है उसमें पावर में p माइनस क्यू है, और मैं पूरे सवाल में q माइनस p लेके चला हूँ, तो अब इस लाइन पे आके मैं यहाँ पर इनके साइन चेंज कर रहा हूँ, इसको प्लस करूंगा, इसको माइनस, और ऊपर वाले माइनस को। इस परिवर्तन के बाद ये जो पहला टर्म है ये बनेगा p अपॉन p माइनस क्यू, और जो दूसरा है उसको देखिए वो बन जाएगा p टू द पावर माइनस क्यू अपॉन p माइनस, मैंने साइन चेंज कर दिया, अब उस फॉर्मेट पे ला रहा हूँ ना जो चाहिए हमें, और अब माइनस पावर वाले को डिनोमिनेटर पे भेज दोगे तो q की पावर p अपॉन p माइनस q, और ये नीचे जाके बनेगा p की पावर q अपॉन p, और बिल्कुल यही फॉर्मेट है जिसमें हमको आंसर आना था, qp ऊपर था pq नीचे था, ऐसा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन, ठीक है ना। तो बस सिंपल था क्वेश्चन, कुछ नहीं था, दो इक्वेशंस दी थी, दो वेरिएबल थे,
ए और आर दोनों कैलकुलेट हुए आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये था हमारा एग्जाम्पलर का 4th क्वेश्चन, ये कंप्लीट हुआ। अभी मुझे लगता है और बहुत सारे क्वेश्चंस और होंगे एग्जाम्पलर में, क्योंकि एग्जाम्पलर एक लंबी एक्सरसाइज होती है। तो चलिए कल के सेशन में पहले एग्जाम्पलर के बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अपना जेई मेंस के क्वेश्चंस की लिस्ट, ठीक है ना। तो जेई मेंस के क्वेश्चन एग्जाम्पलर के बाद हम कल से शुरू कर पाएंगे। तो जो बच्चे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल का सेशन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रह सकता है ना। चलिए बाय।